वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो इंडियन पोस्ट के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है और बहुत ही अलग तरीके की नौकरी के बारे में आज बता रहा हूँ। इसके अंदर असिस्टेंट पोस्ट मास्टर और डाक सेवक, ये 3 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। और ये तीनों नौकरियां कौन से राज्यों में हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। भर पूरे देश में कहीं के भी लोग सकते हैं, लेकिन नौकरी आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में करनी पड़ेगी। और ये एक ऐसी नौकरी है जहां कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्री मेंस नहीं, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आपकी नौकरी इसके अंदर लगने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, डिटेल में चीज़ें समझना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। इसको अप्लाई कैसे करना है ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जहां मैं अप्लाई करने का बताऊंगा ना, उस पार्ट को ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम ना सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस ही नहीं है, ना एग्जाम पैटर्न, ना बुक। तो मेन बात ही उसकी होगी कि अप्लाई कहां से करना है। उस पार्ट को बिल्कुल मत मिस करना। और एक बात आपको बता देता हूं कि फ्री की कंप्यूटर की किताब ऑलिव बोर्ड आपके लिए लेके आ चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सिर्फ कंप्यूटर की ही फ्री बुक नहीं है, बहुत सारी 300 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में फ्री में अवेलेबल है। और जो नई कंप्यूटर की बुक आई है वो आपके सारे एग्जामिनेशन, छोटे मोटे से लेकर के मीडियम लेवल के एग्जामिनेशन को कवर कर लेगा। और वो बुक हिंदी में भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एक बार ज़रूर चेकआउट करना आप इन फ्री बुक्स को, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे वहाँ पर। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नौकरी के बारे में देखना शुरू करते हैं। तो 23 अगस्त को इसका फॉर्म आउट हो चुका था, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। 22 सितंबर इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। ऑनलाइन तो है ही, इस फॉर्म को आप ऑफलाइन भी भर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस का। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मेल जनरल कैंडिडेट और मेल ओबीसी कैंडिडेट 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देंगे। बाकी सबके लिए फ्री है, यानी सारे फीमेल के लिए फ्री है। SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी फ्री है। सिर्फ मेल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये देना है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है। और अब हम इसके अंदर बात करते हैं पोस्ट की। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हैं जिसके अंदर इसमें नौकरी है। सबसे पहले उत्तराखंड देखते हैं। टोटल 581 सीट है, जिसमें EWS के लिए 57, ओबीसी के लिए 78, फिजिकली हैंडीकैप्ड BSc कैटेगरी के लिए 6 और 7, DE कैटेगरी के लिए 2, SC के लिए 99, ST के लिए 15 और अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 317 सीट्स है। अब हम उत्तर प्रदेश की सीट्स की बात करें तो 299 सीट्स EWS के लिए है, ओबीसी के लिए 1093 पोस्ट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी के लिए 16, 20 और 17 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 797 है, ST के लिए 34 है और जनरल कैंडिडेट के लिए 1988 पोस्ट है। इसके अंदर ना परसेंटेज के हिसाब से नहीं चलता, इतने परसेंट SC, इतने परसेंट ST। इसके अंदर ना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पोस्ट मैं आपको बताऊंगा आगे। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में किस टाइप के कैटेगरी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इसके अंदर चीजें चलती हैं। इसीलिए आपको ओबीसी की बहुत ज्यादा पोस्ट दिख रही होगी उत्तर प्रदेश में। और एक पॉलिटिकल रीजन भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी बहुत ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल एडवांटेज भी है, इसलिए भी वहाँ पर ओबीसी की पोस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो टोटल 4264 पोस्ट है उत्तर प्रदेश में, और ये दोनों कंबाइन होकर के 4845 पोस्ट बनते हैं। तो इतने पोस्ट के ऊपर ये नौकरी यहाँ पे निकली है। तो ये देख ली पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आते हैं सीधा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज की बात करते हैं, तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ना 3 अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो कोई भी 10वीं पास छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कोई भी 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो अपने 10th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर पास होना चाहिए। समझ में आया आपको? दूसरा, इंग्लिश भी उसका सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं क्लास में एक,
और वो इंग्लिश में भी पास होना चाहिए, ये नहीं कि इंग्लिश में फेल हो गया होगा। होता क्या है कि जो राज्य सरकार के बोर्ड होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, इसके अंदर ऑप्शन देता है आपको, चलो इंग्लिश में फेल हो गया कोई नहीं, एक दूसरा सब्जेक्ट होता है, संस्कृत होता है, उसके अंदर उसको जोड़ करके आपको पास कर देते हैं। तो मैथ और इंग्लिश दोनों में आपको पास होना चाहिए, बस वहां पे पास लिखा हो आपके सर्टिफिकेट में, और कोई परसेंटेज का खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने देख लिया 10th का जितना क्वालिफिकेशन था। अब हम आते हैं सेकंड क्वालिफिकेशन पे। सेकंड क्वालिफिकेशन है लैंग्वेज को लेकर के। इसके अंदर जिस राज्य में आप अप्लाई कर रहे होगे उस राज्य की भाषा आपको आनी चाहिए। पहले होता क्या था ना, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे करके बहुत सारे राज्यों के हो जाते थे, तो महाराष्ट्र में जिसको मराठी भाषा आती होगी वही अप्लाई कर सकता है, ऐसे था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, तो दोनों में हिंदी की ही रिक्वायरमेंट है। तो जिस राज्य में जो भाषा है उसका वर्ड का यूज नहीं करूंगा मैं, टेक्निकल वर्ड वही है, लेकिन यहाँ पे मैं हिंदी का यूज करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप 10th पास हो और 10वीं में आप हिंदी एक आपका सब्जेक्ट था, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। पहला समझ में आया था आपको कि 10वीं में आपको मैथमेटिक्स में पास होना चाहिए था, इंग्लिश में पास होना चाहिए था, और यहाँ पे तीसरा आ गया हिंदी। हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए और हिंदी में भी आप पास होने चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट 2 हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर, तीसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तीसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर नॉलेज को लेकर के। इसके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पता कैसे चलेगा कंप्यूटर की नॉलेज है? अगर 10वीं में या फिर 12वीं में आपका कंप्यूटर एक सब्जेक्ट था तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये मान के चलेंगे आपको कंप्यूटर आता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो आप अगर 60 दिन का कोई कोर्स कर चुके होगे ना कंप्यूटर के ऊपर, कोई भी कोर्स आपने किया होगा, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया होगा, इस फॉर्म को आगे देखते हो, अप्लाई करने का मन करता है, तो आप अभी इनरोल कर लो और आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। या फिर नकली सर्टिफिकेट, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा कुछ ऐसा वैसे, लेकिन बता रहा हूँ नकली वकली मिलते हैं, लोग वहाँ से भी कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये 60 दिन का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बहुत बहुत नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, इसको मैं रिक्वायरमेंट ही नहीं मानता हूँ। पहला 2 ही है हमारा मेन रिक्वायरमेंट। तो ये हो गया सारा का सारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके अंदर फिजिकल क्वालिफिकेशन भी है। फिजिकल क्वालिफिकेशन में क्या है कि साइकिल चलाना आना चाहिए आपको, तभी आप डाक सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो साइकिल चलाना कैसे आएगा पता चलेगा, अगर आपके पास बाइक का लाइसेंस है तो आपको मान के चलेंगे आपको आता है चलाना, वरना क्या पता चलवा के देख ले। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया सारा का सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। अब हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि भाई ये 3 नौकरी है क्या, इसमें करना क्या है, सैलरी क्या है, और अप्लाई करने का जो मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा प्रोसेस है वो है क्या, वो प्रोसेस भी क्या है। तो चलिए एक एक करके तीनों चीज़ों को हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नौकरी है किस तरीके की और इन तीनों को नौकरी को क्या आखिर करना है बेसिकली। तो सबसे पहले जो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो इन तीनों के अंदर सबसे सुपीरियर पोस्ट है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी ब्रांच में होती है तो ब्रांच का वही लीडर होगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके बाद सेकंड इन कमांड कौन होगा? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसकी यहाँ पर 2nd नंबर पे पोस्ट है। उसके बाद होगा डाक सेवक। डाक सेवक का काम कुछ भी हो सकता है, और डाक सेवक जो है उसकी पोस्टिंग रेलवे में भी हो सकती है। आप रेलवे स्टेशन पे जाते होगे ना, वहाँ पे मेलिंग रूम होता है, वहाँ पर डाक सेवक काम कर रहे होते हैं मोस्टली। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की भी पोस्टिंग आपकी रेलवे में हो सकती है। तो रेलवे के अंदर भी ये लोग पोस्टिंग ले लेते हैं कई बार। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपके स्टेट के ऊपर, बेसिकली स्टेट में भी नहीं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। इसके अंदर बेसिकली सीन क्या है ना कि एक तो आपका ब्रांच होता है, ब्रांच ऑफिस, जिसके अंदर हेड तो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर ही हो जाता है। इसके ऊपर होता है एसओ, उसके ऊपर होता है एचओ। एचओ मतलब होता है आपका हेड ऑफिस। तो हो सकता है आपकी नौकरी हेड ऑफिस में लग रही हो, तो आप वहां पे मास्टर थोड़ी बन जाओगे, वहां पर आप नॉर्मल लेवल पे नौकरी कर रहे होगे। एसओ के अंदर भी नॉर्मल लेवल पे कर रहे होगे, और अब बीओ में पोस्टिंग होगी तो आप वहां पे हेड होगे। लेकिन हेड भी होंगे तो कोई बहुत बड़ा आप लेके मत चलिएगा इस नौकरी को कि बहुत बड़ा आप कुछ कर रहे होगे, बट स्टिल इन 3 पोस्ट के अंदर वही आपका सुपीरियर नौकरी होगी। ठीक है। इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। आपका जो ब्रांच पोस्ट मास्टर है वो ऑब्वियसली ब्रांच में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका इंचार्ज वही है, हर चीज़ स्मूथली होता रहे। डाक सेवक जो है वो आपका कल को चिट्ठी भी भेजने जा सकता है, स्टैंप भी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है, अगर डाक सेवक नहीं आया तो ये वही काम वो भी कर रहा होगा। तो ये इतना कोई बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है कि इसका जॉब प्रोफाइल और हायरार्की निकाले। हाँ, हायरार्की में आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है।
कि आप प्रमोशन होकर के कल को बहुत चीफ बन जाओगे, आप एसओ के हेड हो जाओगे या फिर हेड ऑफिस में आप हेड बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हो सकता है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स वगैरह होते हैं, आप वो दे करके बन सकते हो। सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, जैसे नॉर्मल सैलरी आपकी बढ़ती है, जैसे पुलिस में होता है। पुलिस में क्या होता है, इंस्पेक्टर लेवल पे ही जो सब इंस्पेक्टर आप अप्लाई बनते हो, इंस्पेक्टर लेवल से ही 80% पुलिस वाले रिटायर हो जाते हैं, तो जिंदगी बीत जाती है इंस्पेक्टर पे। भले वो सैलरी डीएसपी की ले रहा होगा, लेकिन रैंक उसकी इंस्पेक्टर की होगी। वैसे इसके अंदर भी है, तो हो सकता है सैलरी ऊपर की ले रहा हो, लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं होगी, वो कभी भी हेड होगा और ये उसके नीचे होगा। ऊपर जाने के लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देना पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं जा सकते। तो ये आपको समझ में आया बेसिकली तीनों नौकरियों के बारे में, क्या है क्या नहीं है। इसके आप सैलरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सैलरी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सैलरी में ही आपको ये पता चलेगा कि नौकरी को कैसे आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप इस नौकरी को करते करते किसी भी दूसरी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले आई थिंक, एक सेम इसी नौकरी का बंदा आईएएस बना था, जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था 3 साल, आई थिंक 2018 या 19 की बात है, इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। पोस्ट ऑफिस का सेम ऐसा ही बंदा यही नौकरी करता हुआ आईएएस क्रैक किया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम उसको मिलता है। तो चलिए इनकी सैलरी देखते हैं। सैलरी इसके अंदर डिवाइडेड है, 4 घंटा आप एक दिन में काम करते हो या फिर 5 घंटा एक दिन में आप काम करते हो। तो 4 घंटा अगर काम करता होगा कौन, ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो उसकी सैलरी होगी 12,000 रुपये। और सेम 4 घंटा काम करेगा कौन, डाक सेवक या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो उसको सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये। ठीक है, अगर 5 घंटा काम करेगा कोई, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को मिलेगी 14,500 रुपये, और डाक सेवक और असिस्टेंट को मिलेगी 12,000 रुपये। समझ में आया आपको। और इसमें आप मर्जी के हिसाब से नहीं होता कि आप 5-5 घंटे काम कर रहे हो, वो सब रिक्वायरमेंट के ऊपर है, डिपेंड करती है, हर कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस कितना, एक्सपीरियंस होने के बाद ऑटोमेटिकली आप यही 14,500 और 12,000 पे लग जाओगे। और इतना ही नहीं होगा, आप 1,000-2,000 रुपये ऊपर लेके चलो सैलरी, कुछ छोटे मोटे अलाउंसेस भी मिलेंगे इसके अंदर आपको, और आपको घर वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था कई बार कराती है ये लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका आप लेके चलिए 14,500 वाले को आप लेके चलिए 16-17 हज़ार तक आपको मिलेगा, और ये 12 वाले को लेके चलिए 13,500-14 हज़ार तक आप इसकी सैलरी ले करके चलिए। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर बेसिकली काम की सैलरी क्या मिलेगी, और काम भी कितना करना है ये भी पता चल गया कि 4 घंटे और 5 घंटे यही आपका वर्किंग आवर होगा। ये कई बार 2 शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह कोई काम करता है, शाम को करता है, तो 4 घंटे 4 घंटे, तो इस हिसाब से आप समझ के चलिए क्या हिसाब है इसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कम सैलरी मिलेगी, लेकिन काम भी आपको कम करना है। सबसे अच्छी बात क्या होगी कि सोचिए आप अपने गांव में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपको 12-15 हज़ार रुपये ही बहुत अच्छी सैलरी हो जाएगी। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हो, आप ये 12-15 हज़ार रुपये में ज़िंदगी भर खुश रह जाओ। मतलब 12-15 नहीं, इसकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन इसी में आप ज़िंदगी भर खुश रहो, क्योंकि अपने अपने गांव में काम कर रहे हो और 4 घंटा काम करना है। खेती करते हो तो खेती भी कर सकते हो, तो बहुत कुछ फ़ायदे हैं इसके अंदर। तो हमने सारी डिटेल्स देख ली। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट के ऊपर कि भाई जब इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, ना रिटर्न ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, तो ये 10th पास बच्चों को क्या पूरे के पूरे देश के बच्चों को इकट्ठा करके नौकरी देंगे? सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा? तो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा सिर्फ और सिर्फ आपके 10th के मार्क्स। इनको फर्क नहीं पड़ता आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, MBBS हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। 10th के मार्क्स आपके बस काउंट होंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। समझ में आया आपको। और उत्तर प्रदेश में बताऊं 10th के मार्क्स बहुत आते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो यूपी के बच्चे हैं उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे आते हैं। तो कट ऑफ भी ठीक ठाक जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, आप अप्लाई करोगे, कैसे करोगे, क्या होगा, किस हिसाब से होगा, मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। आप सपोज करो अप्लाई कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के अंदर आपने अप्लाई किया है, तो वहां पर आपका पोस्ट होगा, वहां पे 50 बच्चों ने अप्लाई किया। अगर आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, बस सिंपल है। वो आपको बुलाएंगे, बेसिकली 5 को लड़कों को बुला लेंगे और पूछ लेंगे भाई तुमको करनी है, तुमको करनी है। अगर वो जो भी लोग हो रहे होंगे कि हाँ भाई 3 लोग सपोज करो हाँ बोल रहे हैं, तो पहले से ज्वाइनिंग करा लेंगे। अगर वो टिक जाता है तो ठीक है, वरना दूसरे को करेंगे। होता क्या है कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बंदे भाग जाते हैं या कुछ और नौकरी करने लगते हैं या नहीं भी आते हैं, तो इसलिए वो 2-3 बंदों को स्टैंड बाई में रखते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि आखिर सिलेक्शन कैसे होना है। अब मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अप्लाई कैसे करना है, क्या होना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए इसके अंदर जो भी आपकी पोस्ट है ना, वो किस हिसाब से डिवाइडेड है, ऐसे सुनिए। उत्तर प्रदेश में जिले के हिसाब से डिवाइडेड है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पोस्ट है। अब इसमें कंफ्यूज क्या क्या सोच के चलना है, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो आपका डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 अलग अलग टाइप के पोस्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी।
डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है कि सपोज करिए 20 अलग अलग पोस्ट हैं। 20 अलग अलग पोस्ट कैसे होंगे? सपोज करिए कोई ब्रांच ऑफिस के अंदर पोस्ट निकला हुआ है, कोई हेड ऑफिस के अंदर पोस्ट निकला हुआ है, और ब्रांच ऑफिस के अंदर भी हो सकता है डाक सेवक का निकला हो 10,000 रुपये वाला, और एसओ के अंदर जो आपका ऑफिस है या फिर एचओ के अंदर पोस्ट निकला हुआ हो और वहां पर निकला हो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का निकला हो 12,000 सैलरी वाला। तो आपको अप्लाई करते वक्त ध्यान से सुनना है। सबसे पहले चीज़ क्या देखनी है, सपोज करो जिस जिले में आप अप्लाई कर रहे हो, आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहां पर बस ओबीसी की सीट है, वो भी एक, अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान में देना है कि जहां पर आपको अप्लाई करना है वहां पर क्या आपके कैटेगरी की सीट है भी या नहीं। तो सबसे पहले देखना है आपके कैटेगरी की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ है, वहां अप्लाई करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर आप 20 अलग अलग ऑफिसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ एक नहीं 20 अलग अलग के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आप रैंकिंग दे सकते हो 1 2 3 4 करके, आपकी पूरी 20 आप रैंकिंग दे दो कि हाँ इस जिले में मेरे को, इस जिले में ये ऑफिस गाजियाबाद वाला 5 मैंने टिक कर दिया, उस वक्त गोरखपुर के 3 टिक कर दिए, बस्ती का कुछ टिक कर दिया, कानपुर का कर दिया। ऐसे करते करते इसके अंदर आप टिक मारोगे और 20 तक आप चुन सकते हो। अब उन्हीं 20 के अंदर आपकी नौकरी लगनी होगी तो लगेगी, वो देख लेंगे। अगर मान लीजिए 20 में आपको पहले 5 में आप लिस्ट में ही नहीं हो कहीं पे, मतलब आपसे ज़्यादा परसेंटेज वाले थे उनको लग गई, लेकिन छठे में भी आपने अप्लाई किया और वहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले थे तो आपको बुला लेंगे। प्रेफरेंस नहीं देखेंगे इसके अंदर, ये ऐसा आपका सीडीएस नहीं है कि प्रेफरेंस देखेंगे तुमने नंबर 1 पे क्यों नहीं डाला हमको, ऐसा कुछ नहीं, ले लेंगे आपको। ठीक है, तो आपको समझ में आया, आपको देखना है कैटेगरी आपके डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है कि नहीं। सेकेंड चीज़ क्या देखनी है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट है, नौकरी आप ले रहे हो, सेकंड चीज देखनी है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए कि डाक सेवक के लिए। तो पहले देखेंगे कैटेगरी, मेरे कैटेगरी की सीट है कि नहीं। दूसरे अब देखोगे कि अब देखना है भाई डाक सेवक की पोस्ट है कि नहीं, मुझे अप्लाई करना है डाक सेवक पे। तो पता चला डाक सेवक की पोस्ट ही नहीं है या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट ही नहीं है, आप अप्लाई कर रहे हो वहां पे, तो वहाँ कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे ही जीरो, आप वहाँ पे सीट ही नहीं होगी और आपने अप्लाई कर दिया। सेकेंड चीज, अब थर्ड चीज पे आते हैं। थर्ड चीज क्या है, इसके अंदर आप देखोगे लिस्ट के अंदर सबसे पहला लिखा है हेड ऑफिस, उसके बाद एसओ, उसके बाद आपका बीओ। समझ में आया आपको? और नौकरी में ऐसा भी है इसके अंदर कि एचओ पोस्ट खाली है एसओ में और नौकरी उसके बाद भी लगेगी एसओ के अंदर। मतलब आपकी एसओ के अंदर आपको नौकरी मिलेगी, जो सब ऑफिस होगा उसके अंदर, या फिर हेड ऑफिस के अंदर आपको नौकरी मिलेगी। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नौकरियां हैं। एक पोस्ट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकता है कि ब्रांच ऑफिस में निकला हो और अगला ही पोस्ट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के ब्रांच ऑफिस में नहीं, किसी आपके हेड ऑफिस में एक पोस्ट निकला हुआ हो। तो गोरखपुर में भी आपको ये भी चुनना है कि आपको नौकरी कौन से ऑफिस में चुननी है, ब्रांच ऑफिस में, एसओ में या फिर हेड ऑफिस में। तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, अप्लाई कर रहे होगे, इन 3 बातों का ध्यान रखना। मैं आपको बोलूँगा आप अपने घर जो होगा उसके आसपास देख के करिए, जो आपके घर के सबसे पास होगा उसको अप्लाई करिए, तभी फ़ायदा है, वरना दूर जा करके ये नौकरी को करने का फ़ायदा नहीं है। और इस नौकरी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हो आप दूसरे एग्जामिनेशंस की भी। तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स। जितनी भी लिंक्स वगैरह है इसको अप्लाई करने के लिए ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन की भी, और इसका डाउनलोड जो नोटिफिकेशन है वो भी कर सकते हो आप, और इसको अप्लाई करने के लिए भी। और दोनों ही राज्यों के लिए आप अप्लाई करना, मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा। तो आई थिंक सारी डिटेल हमने कवर कर लिया है। तो बस यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।